Yeah, it's loading. Okay, Okay. sure. So, Assalamu alaikum everyone. Welcome to the lecture 2 of React at DSU Bootcamp. Today we will be discussing a quick overview of JavaScript. As we have already discussed about about the roadmap, that what things we will be discussing today, and I have prepared a quick checklist for today's lecture. So, what is JavaScript? JavaScript is a scripting language that runs inside the browser. और इसके लिए अगर हम अपना कोई भी ब्राउजर खोलें और इसके कंसोल पर जाएं और कंसोल पर जाकर अगर हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कोई सा भी कोड टाइप करें तो वो यहाँ पर उस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा. तो दैट मीन्स के जावास्क्रिप्ट यही इसी इन्वायरमेंट पर, ब्राउजर के इन्वायरमेंट पर चलती है. इट इज यूज्ड टू मेक वेब एप्लीकेशंस एंड इंटरेक्ट विद द ब्राउजर, द डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. Or if you are familiar with JavaScript, if you are familiar with HTML, so you should know how to attach the JavaScript file inside the HTML file and how to work with it. So for example, अगर मैं इस HTML फाइल को ओपन करूं और यहाँ ब्राउजर पर आपको दिखाऊं तो उसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ ऐड करना पड़ेगा. Let's just do dot add event listener. I will explain what is this event listener and all, and just get a callback and alert. Page is loaded, so you don't have to worry about the code right now. I'm just doing this. So whenever this page is loaded, as mentioned here, an event got attached to our window object. Okay, and then it will proceed this code. It will prompt an alert with a message of page is loaded. Okay, so you don't have to worry about all this now. It was just to show that JavaScript is connected to our browser. But I find it a bit irritating to move on my screen and show you all this stuff and on the console. So I have added node package here, and I will be showing you all this JavaScript inside of the console here, inside of the terminal here. Is my screen big enough to view, or should I zoom in a bit? Okay, thank you. All right, so let's get started with the variables. What are the variables? Variables are actually a box which is used to contain any of your data, right? मतलब यूं समझो कि आपके कंप्यूटर के अंदर एक रैम है, उस रैम के अंदर आपके कंप्यूटर के अंदर एक रैम है, उस रैम के अंदर जो है वो बहुत सारी मेमोरी है, और जैसे ही आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उस रैम के अंदर आपको एक छोटा सा स्पेस एलोकेट हो जाता है जिसके अंदर आप कुछ भी चीज़ टाइप करते हो तो वो उस मेमोरी के उस हिस्से के अंदर स्टोर हो जाता है. तो जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल बनाने के 3 तरीके हैं, वार, लेट और कॉन्स्ट. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ वार नेम इज इक्वल्स टू नूर, लेट नेम इज इक्वल्स टू फरहान, और कॉन्स्ट नेम इज इक्वल्स टू रिएक्ट एट DSU. ऑल राइट, तो इन तीनों वेज में हम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं. डेफिनेटली नाम सेम नहीं होगा. अगर यहाँ पर नेम 1 है तो यहाँ पर नेम 2 होगा और यहाँ पर नेम 3 होगा, बिकॉज एक वेरिएबल एक दफ़ा नाम डिक्लेयर हो गया, वो नाम हम चेंज नहीं कर सकते. तो अर्लियर जब जावास्क्रिप्ट हमारी इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं थी तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ वार का कीवर्ड यूज़ होता था. लेट और कॉन्स्ट बाद में इनिशलाइज हुए हैं. आई वुड हाईली रिकमेंड एवरीवन कि अगर कोई भी वार यूज़ कर रहा है तो वार यूज़ ना करे, switch to the let. and if you are confident कि अगर आपने एक चीज़ एक दफ़ा इनिशलाइज कर दी और उसे दोबारा चेंज नहीं करना तो then use it the const which is the short form of constant. okay, और var और let के अंदर जो डिफरेंस है वो इसकी होस्टिंग का है. एक कॉन्सेप्ट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है होस्टिंग का, जिसके अंदर हमारी ब्लॉक स्कोप और फंक्शन स्कोप की बात होती है, लेकिन विच इज़ करंटली not very much efficient to discuss here, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ हो जाएगी. If you want, so I can share some resources with you where you can discuss all of this. All right. तो यहाँ पर I would say कि या तो आप let use करें if you want your variable change, या फिर अगर आपका वेरिएबल एक कांस्टेंट है तो फिर आप उसको कांस्टेंट से इनिशियलाइज करें. ऑल राइट, और हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स होती हैं इसके अंदर. दो टाइप्स की, अगर हम डेटा टाइप्स को मैं 2 ब्रांचेस में डिफाइन करूं तो पहली ब्रांच है इसकी प्रिमिटिव, सेकंड ब्रांच है इसकी नॉन प्रिमिटिव. प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर हमारे पास आ जाता है नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल और अनडिफाइंड. नल और अनडिफाइंड, नल के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त गेम है.
वो मैं बताता हूँ। जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हम नंबर्स की बात करें, जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हम नंबर्स की बात करें, लेट मी रन दिस स्क्रिप्ट रियली क्विक। यहाँ पर अभी हमारे पास सिंपल 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर हमें उसकी डेटा टाइप चेक करनी है तो हम यहाँ पर एक प्रीफिक्स लिख देंगे टाइप ऑफ, विच इज अ बिल्ट इन कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट, और अगर अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आ गया नंबर। तो अनलाइक अदर लैंग्वेजेस, जावास्क्रिप्ट के अंदर इंटीजर और फ्लोट का कॉन्सेप्ट नहीं है, डबल का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप डेसिमल के साथ दे रहे हो या विदाउट डेसिमल के साथ दे रहे हो, जावास्क्रिप्ट विल कंसीडर इट एज अ नंबर। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी चीज डबल कोट में दो या सिंगल कोट के अंदर दो, या फिर अगर आप बैक टिक्स के साथ दो, ये तीन तरीके हैं। बैक टिक्स के साथ जो है उसको स्ट्रिंग लिटरल कहते हैं, जो अगर हम डबल कोट के साथ हैं उसको डबल कोट कहते हैं, और जो सिंगल कोट है उसको सिंगल कोट कहते हैं। सबके अपने जो है एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, लेकिन जो लेटेस्ट और जो एडवांस तरीका है वो स्ट्रिंग लिटरल का है, क्योंकि इसका फायदा ये होता है कि अगर आपको कोई वेरिएबल पहले से इनिशियलाइज्ड है, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल आपका इनिशियलाइज्ड है और अगर आपको इसे यहाँ पर प्लेस करना है तो आप इसे डॉलर साइन देन कर्ली ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर प्लेस कर देंगे, तो इट्स रियली इजी टू वर्क विथ, और यहाँ पर कोड की जो रीडेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप इसको डबल कोट, सिंगल कोट, या फिर इसे आप जो है वो स्ट्रिंग लिटरल के साथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बूलियन। बूलियन एज यू ऑल नो, अगर हम ट्रू और फॉल्स की बात करें तो वो हमारे पास बूलियन हो जाता है। बूलियन, ट्रू और फॉल्स भी प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी, और ये हम यूज करते हैं मोस्टली जब हमें कोई चीज़ को, या तो हमें दो बाइनरी जो है ना, हमें स्टेटमेंट देना हो कि या तो एक चीज़ है 100% या नहीं है 100%। इन विद इन दैट मिडिल ऑफ द डैट कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो टाइप है वो है नल। बट नल का एक इशू ये है, इसे आप जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बग कहें या फीचर कहें, अगर मैं टाइप ऑफ नल कहूँ तो ये टाइप ऑफ नल कहता है ऑब्जेक्ट। इस पर बड़ी डिबेट है कि भाई ऐसा क्यों है, जब जावास्क्रिप्ट बनी है तब से ऐसा ही है, और इसके ऊपर काफ़ी कुछ रिसर्च भी चली, लेकिन एट द एंड इसे चेंज नहीं किया गया, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन नल एक डेटा टाइप है, और इसका फायदा ये होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ इनिशियलाइज करता है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ लेट, कॉन्स्ट के साथ अगर आप कोई भी कीवर्ड डिफाइन कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि आप उसे उसी वक्त इनिशियलाइज करें। अगर आप उसे उसी वक्त इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो ये एरर दे देगा, जबकि लेट के साथ अगर आप उसे उसी वक्त इनिशियलाइज नहीं करोगे तो कोई इशू नहीं है, ये वर्क कर जाएगा, ये वर्क कर जाएगा लाइक दिस। ओके, सो अगर मैं एक चीज़ दूँ लेट नेम, और यहाँ पर इसको मैं इसका टाइप चेक करूँ, टाइप ऑफ नेम, टाइप ऑफ नेम, तो ये कह रहा है अनडिफाइंड। बट अनडिफाइंड का मतलब ये होता है कि इसकी कोई भी डेटा टाइप डिफाइन नहीं हुई हुई, जो कि डेवलपर्स के और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गलत है। तो इफ़ यू वांट के कोई भी चीज़ आप इनिशियलाइज करें, लेकिन उस वक्त उसकी कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर नेम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, लेकिन अभी आपको नहीं पता कि इसके अंदर आपको नाम कौन सा डालना था, तो इट्स बेटर कि आप उसे नल से इनिशियलाइज कर दें, राइट। तो जब उसे नल से इनिशियलाइज करेंगे तो ये हो तो ऑब्जेक्ट रहेगा, लेकिन नल चूंकि एक बिल्ट इन डेटा टाइप है, तो इसके बाद यहाँ पर ये अनडिफाइंड का एरर शो नहीं करेगा, राइट। सेकंड वन इज द लास्ट प्रिमिटिव टाइप हमारे पास जो है वो अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि अगर किसी भी डेटा टाइप को हम डिफाइन ना करें तो वो ऑलरेडी हमारे पास अनडिफाइंड ही होता है। और यही हमारे पास जो है वो बिल्ट इन डेटा टाइप होती है किसी भी वेरिएबल की, जब तक हम उसके अंदर कोई किसी भी वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करें, ठीक है। एक चीज़ और हमारे पास होती है यहाँ पर सिंबल्स की, लेकिन वो जो है अगर आप ना यूज़ करना चाहें तब भी इशू नहीं है, क्योंकि सिंबल्स बिल्कुल लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर। और अगर मैं यहाँ पर सिंबल एक फंक्शन दूं और इसके अंदर कुछ भी लिख दूं तो उसकी डेटा टाइप ये हमें टाइप ऑफ कीवर्ड के साथ ये हमें सिंबल शो करेगा, राइट। सेकंड हमारे पास आ जाते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स हैं कि जो हमारे पास
प्रिमिटिव नहीं होती, यानी जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट की जो अपनी खुद की डेटा टाइप्स हैं उससे हटकर होती है। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एरे का डेटा टाइप देखूं, आर यू गाइस फेमिलियर विद व्हाट इज एन एरे? कमेंट में बताना। यप, गुड। अगर हम एरे का भी डेटा टाइप देखें तो वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप देखेंगे वो भी ऑब्जेक्ट है। फंक्शन का डेटा टाइप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लूँ जल्दी से, इसका डेटा टाइप देखें तो ये वैसे फंक्शन दे रहा है, लेकिन अगर इसकी हम प्रोटोटाइप देखेंगे तो इसका प्रोटोटाइप भी हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट ही आता है। फंक्शन का प्रोटोटाइप भी जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ही होता है। और एवरीथिंग एल्स जो कि हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप में नहीं है, वो सब हमारे पास ऑब्जेक्ट ही है जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप पर, चाहे वो खुद ऑब्जेक्ट है या चाहे उसका जो हमारे पास सिग्नेचर है वो ऑब्जेक्ट है। तो एरे अगर किसी को नहीं पता कैसा होता है तो एरे के लिए मैंने यहाँ पर क्विक एक डमी एरे बनाया हुआ था जो हमें आगे भी काम आएगा। तो एरे इज जस्ट उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ओपन एंड क्लोज करते हैं। जिस तरह स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर हम कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, की वैल्यूज़ पेयर्स हैं, और यहाँ पर हमें उस की वैल्यू पेयर की वैल्यू दी हुई है। तो ये जो है ये फर्दर आगे प्रोसेस में जब हम एरे फंक्शंस पढ़ेंगे तो काम आएगा। और अगर मैं यहाँ पर इसका डेटा टाइप देखूँ ऑब्जेक्ट का, तो भी ये हमें ऑब्जेक्ट ही दिखाएगा, राइट। अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स एज सच ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू, एंड और नॉट। ये चीजें हैं। एज वी ऑल नो के ग्रेटर देन जो हम मैथ्स में भी पढ़ते आ रहे थे, इज 25 इज 21 इज लेस देन 20। ये हमें यहाँ पर इसका आंसर दे देगा जो कि फॉल्स है। 21 इज नॉट लेस देन 20। तो क्या 21 इज ग्रेटर देन 20? तो बिल्कुल 21 इज ग्रेटर देन 20। अगर मैं यहाँ पर 21 इज ग्रेटर देन 21 इज ग्रेटर देन 21 कर दूं तो ये फॉल्स है। लेकिन अगर मैं इसे इक्वल कर दूं 21 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21, तो चूंकि इक्वल्स टू का यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ गई तो ये हमें ट्रू कर देगा। सेम गोज फॉर अगर लेस देन कर दूं मैं यहाँ पर, तभी भी ये हमें ट्रू कर देगा, राइट। अच्छा, एंड का मतलब ये होता है कि अगर हमें कंडीशन ऐसी देनी है कि दो चीज़ें अगर हमारे पास है, फॉर एग्जांपल एक यूज़र है, उसका नाम नूर है और उसकी एज है फॉर एग्जांपल 22, तो हम दोनों चीज़ों को अगर हमें कंबाइंड स्टेटमेंट लिखना है तो हम एंड का ऑपरेटर लगाएंगे। यानी कॉन्स्ट नेम इज इक्वल्स टू नूर और कॉन्स्ट एज इज इक्वल्स टू 22, राइट। तो फिर हम क्या करेंगे कि अगर मैं यहाँ पर दे दूँ नेम इज इक्वल्स टू नूर और एंड एज इज इक्वल्स टू 22, तो अगर मैं यहाँ पर दोनों चीजें अगर हमें ट्रू कर रही है कि फॉर एग्जांपल हमारी नेम की कंडीशन भी ट्रू है और हमारी एज की कंडीशन भी ट्रू है, तो हम एंड ऑपरेटर लगाते हैं। और अगर यहाँ पर मैं किसी भी एक चीज को फॉल्स कर दूंगा तो ये पूरी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। और इसी का इनवर्स हमारे पास होता है और ऑपरेटर। दो पाइप की तरह इसको रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर अगर कोई भी एक स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई तो ये हमें ट्रू शो कर देगा, और अगर हमारी दोनों स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल गलत हैं तो ही ये फॉल्स करेगा, फॉल्स शो करेगा। एंड गेट और गेट है, ये उसी तरह बिल्कुल यूज होता है। इसके बाद हमारे पास आता है एक नॉट। नॉट का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ हमारे पास है उसका रिवर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं नेम इज इक्वल्स टू नूर, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू हो गया क्योंकि ये तो बिल्कुल ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई, नेम यही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसका नॉट दे दूं कि नेम कुछ भी हो बट नूर ना हो, राइट, तो ये फॉल्स हो गया कि नेम हमारे पास कुछ भी हो नूर के अलावा। तो ये हमारे पास नॉट की कंडीशन आ गई कि जो भी इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसके अलावा अगर हो तो हमारे पास ट्रू आ जाता, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नॉट की एग्जाम्पल आ गई। सेकंड हमारे पास आता है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारे पास आते हैं कुछ इफ, एल्स इफ और एल्स के केसेस। फॉर एग्जांपल जितना हमने पढ़ा अभी तक, अगर मैं यहाँ पर यही चीज़ दोबारा ओपन कर दूँ और कॉन्स्ट
यूनिवर्सिटी इज इक्वल्स टू PSU कर दूं, ठीक है। और यहाँ पर मैं लगा दूं इफ का कंडीशन का मतलब ये होता है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, वरना ऐसा हो जाए। इफ एंड एल्स जिस तरह उर्दू में कहते हैं उसी तरह इफ नेम इज इक्वल्स टू नूर, अगर ऐसा है तो यहाँ पर हमारे पास शो कर दे नेम इज, ठीक है। एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास यहाँ पर चल जाए नेम इज नॉट, नेम इज, इसको यहाँ पर चेंज करके 1 कर देता हूँ मैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और 2 सही। एल्स इफ के अंदर हमें यहाँ पर एक और कंडीशन देनी पड़ती है कि अगर नेम हमारा नूर नहीं है तो फिर क्या होगा, क्योंकि इफ के अंदर हमें हमेशा एक स्टेटमेंट देना पड़ता है। और यहाँ पर हमें यहाँ एल्स जो है वो होता है कि इसके अलावा अगर कुछ भी हो तो मिल जाए। यानी फॉर एग्जांपल इफ नेम इज इक्वल्स टू नूर, अगर नाम हमारा नूर है तो ये पहली स्टेटमेंट चल जाए। अगर नाम नूर नहीं है, उसके अलावा नाम हमारे पास फरहान है, तो हमारे पास ये दूसरी स्टेटमेंट चल जाए और पहली बाईपास हो जाए और थर्ड भी बाईपास हो जाए। और अगर ये दोनों फॉल्स हो जाए देन एल्स, कुछ भी हो इसके अलावा, तो फिर ये चल जाए। अब इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने नाम दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने नाम दिया हुआ है इसका नूर, तो यहाँ पर नाम नूर आ गया। अगर मैं यहाँ पर नाम चेंज करके फरहान कर दूं तो यहाँ पर मेरी सेकंड स्टेटमेंट चल गई। और अच्छा ये जो है केस सेंसिटिव है, अगर मैं इसको छोटा कर दूंगा तो ये नहीं चलेगा, डेफिनेटली 3 आ गया यहाँ पर। और थर्ड स्टेटमेंट ये हमारे पास एल्स वाली। और अगर यहाँ पर मैं नाम चेंज करके रिएक्ट कर दूं फॉर एग्जांपल, तो ये डेफिनेटली थर्ड वाली एग्जांपल ही चलेगी। तो ये इफ एल्स इफ और एल्स के एग्जांपल हैं जो कि बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आई होप कि मैंने आपको जो रिसोर्सेज दी थी आपने वो देखी होंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट पेस और क्विक ओवरव्यू है। बट एट द एंड ऑफ द लेक्चर क्वेश्चंस लेंगे डेफिनेटली, सो इफ यू हैव क्वेश्चंस प्रिपेयर इट। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर हमारे पास डबल इक्वल्स टू है, ट्रिपल इक्वल्स टू है, डबल इक्वल्स टू नॉट है और सेम ट्रिपल इक्वल्स टू नॉट है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपैरिजन दो तरह से होता है, डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊं नंबर इज इक्वल्स टू 1 2 3 और एक वेरिएबल बनाऊं स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू 1 2 3। अब यहाँ पर हमारे पास डेटा टाइप का फर्क है। नंबर के अंदर ये डेटा टाइप नंबर है और स्ट्रिंग के अंदर जो ये हमने इनिशियलाइज किया हुआ ये डेटा टाइप स्ट्रिंग है। अगर मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर चेक करूं कि num इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग, तो अगर मैं इसे डबल इक्वल्स टू के साथ चेक करूंगा तो ये हमें ट्रू कह देगा। तो इसलिए क्योंकि डबल इक्वल्स टू सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को चेक करता है, डेटा टाइप को चेक नहीं करता, जो कि जब हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उस वक्त हमें ये बग होता है कि जो डेटा टाइप भी हमें चेक करनी पड़ती है। तो उसी वजह से फिर ट्रिपल इक्वल्स टू जो है वो इनिशलाइज हुआ, जिसमें हम वैल्यू तो चेक करेंगे उसके साथ हम डेटा टाइप भी चेक करेंगे। तो अगर मैं इसे ट्रिपल इक्वल्स टू के साथ चेक करूं तो हमारे पास ये ट्रू और तो हमारे पास ये फॉल्स शो करेगा, राइट। होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। मेरी आवाज ठीक आ रही है? ओके, हाउ क्वेश्चंस मैं एंड में ले लूंगा, क्वेश्चंस मैं एंड में ले लूंगा अशद, ठीक है, क्योंकि अभी कंटेंट ज़्यादा है और टाइम कम है। लूप हमारे पास होता है। लूप बेसिकली जो है वो यूज़ होता है अगर हमें कोई भी एक रिपीटेड पीस ऑफ कोड है उसे हमें मल्टीपल टाइम्स रन करना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर कोई भी चीज़ 100 दफ़ा लिखनी है या हमें एक लॉजिक है जो हमें बार बार चेक करना है हर चीज़ के ऊपर, तो हम क्या करेंगे कि हम एक लूप बना देंगे, उस लूप के अंदर उस लॉजिक को लिख देंगे ताकि वो हर दफ़ा आइटरेट हो जाए और वो लॉजिक हमारी जब तक वो लूप चल रहा है तब तक चल जाए। जावास्क्रिप्ट में लूप जो है वो मेन दो तरह के होते हैं, फॉर और वाइल। इसके अलावा डू वाइल भी होता है और भी तरह के लूप होते हैं जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे। तो फॉर लूप लिखने का सिंटेक्स ये है कि सबसे पहले हम फॉर लिखते हैं, इसके बाद एक
राउंड ब्रैकेट ओपन करते हैं और इसके अंदर हम, क्योंकि वार भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने वार लिखने का जो है वो मैं पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी डेवलपर्स का मना करता है अगर आप कोई मीडियम किसी अच्छे डेवलपर का पढ़ें तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लेट से उस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लेंगे। और इनिशियलाइज मतलब एक स्टैंडर्ड ये है कि आई के थ्रू इनिशियलाइज करते हैं। वो क्यों करते हैं, कोई खास सवाब नहीं मिलता, बट ऐसे ही क्योंकि आई फॉर इनिशियलाइजेशन, तो इसी वजह से हम आई के थ्रू करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर सेमीकोलन दे देंगे, यानी कि हमने इस वेरिएबल को आई को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। देन हम क्या करेंगे कि हम इसकी एक लिमिट सेट करेंगे कि ये आई कहाँ तक चलना चाहिए। तो आई उस वक्त तक चले जब तक आई की वैल्यू कम हो 10 से। ओके, ये हमने दूसरी चीज इसके अंदर डिफाइन कर दी। और थर्ड इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे कि हर दफा जब ये चल जाए तो क्या हो, तो हम आई को प्लस प्लस कर देंगे, यानी आई के अंदर एक इंक्रीमेंट कर देंगे। पहली दफा 0 है तो उसके बाद ये चेक होगी स्टेटमेंट, क्या 0 इज लेस देन 10, तो डेफिनेटली ट्रू है स्टेटमेंट। तो यहाँ हमारा ये पीस ऑफ कोड चलेगा, और पीस ऑफ कोड चलने के बाद ये चीज़ हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। एग्जीक्यूट होने के बाद फिर ये यहाँ पर आएगा 1 इज लेस देन 10, बिल्कुल, तो फिर यहाँ पर हमारे पास ये पीस ऑफ कोड चलेगा, फिर ये प्लस प्लस होकर 2 हो जाएगा। वैसे हम जल्दी से देख लेते हैं console.log। यहाँ पर अगर मैं इस तरह कर दूं कि i+1, जिससे आपको ये पता चल जाए, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू ऑफ i इज i, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ गया, क्योंकि एरे की स्टार्टिंग हमेशा 0 से होती है, और एरे, सॉरी वो एरे तो ऊपर टॉपिक चला गया, फिर आएगा नीचे, मैं दोबारा बता दूंगा। तो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन जितनी भी हम लॉजिकली करते हैं वो 0 से ही करता है। तो फर्स्ट आइट्रेशन पर आई की वैल्यू 0 थी। इसी तरह जब हम -1 के कॉन्सेप्ट को ही लेकर चलें, तो जब 10th आइट्रेशन हमारे पास हुई तो इसकी वैल्यू 9 हो गई। 9 होने के बाद यहाँ पर प्लस प्लस होकर ये 10 हो गया। 10 होने के बाद इसने चेक किया कि 10 इज लेस देन 10, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये लूप हमारा खत्म हो गया, और इसके आगे अगर कोई कोड होता तो वो एग्जीक्यूट हो जाता। अगर मैं इसे लेस देन इक्वल्स टू दे दूं तो ये 10 तक चलेगा। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे पास आई की वैल्यू 10 तक चली और लूप हमारा 11 टाइम्स चला। और वाइल के अंदर भी यही चीज होती है, बट उसका सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। वाइल के अंदर हम सिंपल वाइल लिखकर जो है वो राउंड ब्रैकेट ओपन करते हैं, और इससे पहले हम यहाँ पर लेट मी कौन से बल्कि लेट आई इज इक्वल्स टू 0, इससे पहले हमने डिफाइन कर लिया। अब हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये जो स्टेटमेंट दिया था वो स्टेटमेंट देंगे हमारा। देन हम यहाँ पर अपना लॉजिक डाल देंगे जो भी हमारे पास है, और लॉजिक डालने के बाद हम यहाँ पर जो हमारी इंक्रीमेंट है उसे पेस्ट कर देंगे, राइट। तो हमारे पास ये चीज़ चल गई। वाइल का जो लूप है उसका सिंटैक्स इस तरह का है, और फॉर का जो लूप है उसका सिंटैक्स इस तरह का है। काम दोनों सेम करता है, काम करने में किसी का कोई वो नहीं है। बट यहाँ पर एक चीज़ होती है कि अगर हमें पता होता है कि हमें चीज़ को कहाँ तक चलाना है तो हम फॉर यूज़ करते हैं, और अगर कोई चीज़ बहुत डायनामिक है तो हम वाइल यूज़ करते हैं। लेकिन एज सच भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये भी सिर्फ एक कहने की बात है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फंक्शंस। फंक्शंस किसके लिए यूज़ होता है? फंक्शन एक पीस ऑफ कोड होता है जिसे हम रीयूजेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक चीज़ चेक करनी है कि अगर मैं 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग करूं, और इसके अंदर मुझे देखना है कि कौन से इवन नंबर हैं और कौन से ऑड नंबर हैं, तो मैं एक फंक्शन बना दूंगा, और उस फंक्शन की हेल्प से मैं 0 से लेकर 99 तक या 1 से लेकर 100 तक सारे नंबर्स को एक सिंगल गो में चेक कर लूंगा कि कौन से हमारे पास इवन है और कौन से ऑड है। तो ये हमारे पास फंक्शन की रीयूजेबिलिटी के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल फंक्शन के लिए, फंक्शन 2 तरह के होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक पुराना तरीका है और एक एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर नया तरीका है एरो फंक्शन, वो नेक्स्ट आएगा। पहले फंक्शंस के लिए हम यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं। उस फंक्शन कीवर्ड को लिखने के बाद यहाँ पर हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, जो भी फंक्शन हमें देना होता है। तो यहाँ पर अगर मैं फंक्शन का नाम दे दूँ इज इवन, और इसके बाद यहाँ पर राउंड ब्रैकेट आ जाएंगे। राउंड ब्रैकेट के अंदर हम पैरामीटर रिसीव करते हैं, जहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा आएगा और कर्ली ब्रेसेस हम दे देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन
ये सिंटेक्स हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर हम फंक्शन बॉडी लिखेंगे, राइट। फंक्शन बॉडी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? फंक्शन बॉडी हम लिखेंगे कि रिटर्न, रिटर्न होता है कि यहाँ पर अगर आपको वो सक्सेसफुल केस मिल जाए तो वो उस चीज़ को रिटर्न कर देगा, राइट। तो मैं फिलहाल रिटर्न नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ पर मेरे पास रिटर्न के लिए मुझे दूसरे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अगर तो यहाँ पर हम console.log चेक करें और यहाँ पर मैं देख लूँ कि पैरम मॉड 0, तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर मैं इस इवन का एक फंक्शन मैंने अभी बनाया और इस इवन के ही इस फंक्शन को अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पर मैंने फंक्शन का नाम लिखा, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए फंक्शन के लिए मैंने राउंड ब्रैकेट दिया और यहाँ पर मुझे विजुअल स्टूडियो कोड ने हाईलाइट कर दिया कि ये एक पैरम मांगता है जिसका डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है। डेटा टाइप मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो यहाँ पर मैंने डेटा टाइप, चूंकि मैं यहाँ पर नंबर के थ्रू इसको मॉड ले रहा हूँ, मॉड्यूलस मॉड, तो यहाँ पर मुझे नंबर ही देना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर 3 पास करूँ तो 3 मॉड 2 क्या 0 के बराबर होता है? अभी देख लेता है, नहीं होता। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 6 पास कर दूँ तो 6 मॉड 2 क्या 0 के बराबर होता है? बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर हम एक पीस ऑफ कोड है उसी को हम बार बार रीयूज करेंगे इस फंक्शन की बॉडी के थ्रू। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ये एरो फंक्शन। एरो फंक्शंस जो है ये इसी फंक्शन की तरह यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क इतना है कि इस एरो फंक्शन के सिंटेक्स में कुछ फ़र्क है और इसकी जो है वो थोड़ी सी टेक्निक में थोड़ा सा फ़र्क है। और वो टेक्निक का फ़र्क जो है वो आपका असाइनमेंट है, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो एरो फंक्शंस के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन का कीवर्ड हमें नहीं लिखना होता। हम सबसे पहले एरो फंक्शंस में आकर वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं कॉन्स्ट के थ्रू या लेट के थ्रू। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल का एक नाम दे देता हूँ इस इवन, ठीक है, और इसको हमने इज इक्वल्स टू देकर एक फंक्शन से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या था, इस फंक्शन के अंदर हमारे पास ये पैराम आ रहा था एज अ पैरामीटर। देन यहाँ पर हम एक एरो दे देंगे, यानी इक्वल टू के बाद ग्रेटर देन का साइन दो तो ये एरो का साइन बन जाएगा। देन अगर हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें तो ये पेस्ट क्या, सॉरी आई मीन यहाँ पर अगर हम कर्ली ब्रेसेस दे दें तो ये हमारे पास एक एरो फंक्शन बन गया। तो इस फंक्शन और इस फंक्शन के अंदर फर्क इसके स्कोप का है। वो क्या है कि अगर मैं यहाँ पर अगर मैं इसको हटा दूं थोड़ी देर के लिए, और एक चीज़ होती है दिस कीवर्ड जावास्क्रिप्ट के अंदर, अगर मैं दिस को यहाँ पर प्रिंट करवाऊं तो आई थिंक यहाँ पर वो शो नहीं कर रहा है क्योंकि हम नोड एनवायरनमेंट के अंदर हैं, बल्कि नहीं, दिस कीवर्ड, हाँ। तो यहाँ पर इसने हमें कुछ ग्लोबल ऑब्जेक्ट दिया है दिस के लिए, जिसके अंदर हमारे पास क्लियर इंटरवल, क्लियर टाइम आउट, ये सब है। और अगर मैं यही काम इसके साथ करवाऊं एरो फंक्शन के साथ, तो हमें कुछ डिफरेंट रिजल्ट देगा। लेट्स सी क्या रिजल्ट दिया इसने हमें। एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट दिया, कुछ भी दिस को शो नहीं किया। तो ये दिस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर कभी आप क्लास कंपोनेंट में काम करें तो आपका असाइनमेंट ये है कि आपको ये पता लगाना है कि यहाँ एरो फंक्शन के अंदर दिस का कीवर्ड क्यों हमें एम्प्टी ऑब्जेक्ट शो हो रहा है, और जब फंक्शन के अंदर हम दिस को कीवर्ड को इनिशियलाइज कर रहे हैं तो वो वहाँ पर क्यों हमें ऑब्जेक्ट शो कर रहा है। तो ये दिस का कीवर्ड आखिर क्या बोला है, आपको ये पता लगाना है, राइट। अच्छा, अभी फरहान कैन यू प्लीज टेक द स्क्रीन, और कुछ आई गेस कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपने क्लियर करना है। देन इसके बाद मैं यहाँ से एरे फंक्शंस पर से कंटिन्यू करूँगा। अच्छा, थैंक यू नूर। आई थिंक काफ़ी अच्छा समझाया। तो आई थिंक कि अब हम शुरू होंगे उस पे इम्पोर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो अगर किसी का कोई सवाल है बेसिक कॉन्सेप्ट में तो क्लियर कर ले, देन वी कैन स्टार्ट। सो कैन नूर, राइट? यस, गो ऑन, शेयर योर स्क्रीन।
ओके, तो मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस, स्क्रीन आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा टॉपिक होगा स्ट्रिंग मेथड्स। तो हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर करना सीख लिया, स्ट्रिंग होती क्या है ये तो समझ आ गया हमें। तो अब पता लगाएंगे कि मतलब फरहान, होता क्या स्क्रीन को है, थोड़ा सा जूम कर लेना। क्या है फिक्स शेड्यूल। हाँ वो मैं कर रहा हूँ। तो इतना जूम ठीक है? यप, परफेक्ट। ओके। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूज क्यों करते हैं? तो सबसे पहले तो स्ट्रिंग हमारी जो भी यूज होती है हमारी बेसिकली टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। और असल में जब बैक वर्किंग होती है स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग होती है असल में ये चीज है कि स्ट्रिंग जो होती है वो कैरेक्टर्स की एरे होती है। इफ आई डिनोट समथिंग लाइक लेट str is equals to a, so this is basically a character, and if I give like this, तो ये हमारी एक स्ट्रिंग। ओके, सो ये हमारी एक स्ट्रिंग होगी। सो इन दिस स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, ये जितने भी है ना कैरेक्टर्स, ये एज अ एरे को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास क्या हो सकता है कि अगर मैं इसको एक और सपोज एक इंडेक्स दूं, जैसे कि स्ट्रिंग में देते हैं। फरहान, थोड़ा सा और जूम कर दो। हुनैन कह रहा है। बहुत ज्यादा हो जाएगा ये। बस सेट है। फिर भी चलो। तो अब इसमें क्या होगा, अब पहले फॉर सपोज स्टार्ट कर देता हूँ। खैर, तो अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ बेसिक चीज को, तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, इसमें पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है। तो अब अगर ये स्ट्रिंग हमें क्या रिप्रेजेंट करी, ये स्ट्रिंग हमें रिप्रेजेंट करी है कैरेक्टर्स की एरे को। तो फॉर सपोज अगर मैं इसका इंडेक्स 0 को करता हूँ, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये हमारे पास प्रिंट करेगा ए। ओके, तो अब इससे तो हमें स्ट्रिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। देन अच्छा, स्ट्रिंग क्रिएट अ स्ट्रिंग, creating string, so to create a string हमारे दो तरीके होते हैं उसके। एक तो हम एक स्ट्रिंग लिटरल ले लें और उसको एज अ क्रिएट कर दें प्रिमिटिव की तरह, तो लाइक दिस। अच्छा, नूर ने हमें प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव समझा दिया होगा, तो आई थिंक दैट्स इट, दैट विल बी क्लियर। तो हम एक तरीके से ये है कि हम ऐसे डिक्लेयर कर दें। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, कि हम स्ट्रिंग को एज अ विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग क्लास हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, मतलब ये इसमें क्या फ़र्क है, इसमें क्या फ़र्क है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइप चेक करते हैं। ओके, तो अच्छा इसमें होगा क्या ये, अभी हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी। ऐसा फॉर सपोज जावास्क्रिप्ट में जो भी हम लोग डिक्लेयर करते हैं वो हमारे पास ऑटोमेटिकली हो जाता है कि मतलब कौन सा स्ट्रिंग है, नंबर है, विच इज स्ट्रिंग और नंबर वो खुद ब खुद ही डिटेक्ट कर लेता है। अच्छा, ये जो चीज़ होगी, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। तो अगर जैसे ही हम लोग रन करता हूँ मैं, तो ये क्या देगा, एक स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग है पहली वाली, और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है। अच्छा, जो भी सारे हमारे फंक्शन मेथड और डिक्लेयर होते हैं वो ऐसा हमारे पास क्लास में डिक्लेयर होते हैं। इफ समवन इज फेमिलियर विद ऊप कॉन्सेप्ट, तो सारे जितने मेथड हम डिक्लेयर करते हैं कि जितने भी वो सारी चीज़ें होती हैं वो हमारी डिक्लेयर होती है क्लास के अंदर। तो होगा ये कि फॉर सपोज मैं स्ट्रिंग 2 और डॉट लगाऊंगा, तो उसके सारे मेथड्स आ जाएंगे मेरे पास कि टू लोअर केस, टू रिप्लेस, स्प्लिट, ट्रिम, डॉट जेस। ये तो आई थिंक ये मेथड चाहिए, बट बाकी का सारे मेथड्स आ जाएंगे इसके जो भी यूज हो सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब होगा ये कि अच्छा पहले वाला जो मेथड दिखाया था आप कहेंगे यार ये तो फिर ये तो इसके मेथड नहीं आएंगे, बट होता ये क्या, जावास्क्रिप्ट जो होता है वो ऑटोमेटिकली
इसको रैप कर देता है। तो इफ यू आर डिक्लेयरिंग लाइक फर्स्ट वन and if you're declaring like the second one, it would not be an issue. But if you're for the sake of optimization, आपको ये डिक्लेयर कर सकते हैं ऐसा। तो ठीक है। अच्छा, इसमें एक इशू ये भी आता है कि फॉर सपोज इफ वी आर इवेल्युएटिंग द वैल्यूज, लाइक अगर मैं इसको करूँ 1+2 एंड इसको भी करूँ 1+2, ठीक है, अब सेम ही होगा आई थिंक आंसर ना। बट इशू ये है कि अब हम लोग उसको इवेल्युएट करेंगे तो होता क्या है। अब देखें, पहली वाली मैंने स्ट्रिंग डिक्लेयर की थी पर उसका आंसर देख रहे हैं क्या आ रहा है, इट इज 3 एंड द सेकंड वन इज गिविंग अ स्ट्रिंग। तो ये कुछ इशू है जावास्क्रिप्ट के जो हमें देखने पड़ते हैं। तो अब ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसमें ज़्यादा बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, सो आई विल शेयर यू द लिंक अबाउट इट। तो ज़्यादा बेहतर है कि उसको आप लोग फॉलो करें। तो सबसे पहले ओके, तो सबसे पहले स्ट्रिंग के जो हमारे पास फंक्शनैलिटी आती है, तो स्ट्रिंग के हमारे बेसिक फंक्शनैलिटी ये होती है कि हम लोग उसकी लेंथ दे सकते हैं और उसके अंदर जो भी हमारे पास इंडेक्स, सब स्ट्रिंग, ये हमारे बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं। तो मैं ज़्यादातर आपको बेसिक ऑपरेटर्स ही सिखाऊंगा, देन उसके बाद आपको आइडिया दे दूंगा और कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं और कैसे क्या क्या हम लोग कर सकते हैं इसके अंदर। सो फॉर सपोज मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की, अब मुझे इसकी लेंथ चाहिए, तो इट वुड बी अ बेसिक फंक्शन तो अब जो ये स्ट्रिंग डिक्लेयर की थी इसकी मुझे लेंथ मिल गई विच इज 18। देन उसके बाद फॉर सपोज मुझे चाहिए क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि इसके अंदर हमारे पास 4 की एरे होती है। तो अब मैं इसके अंदर हमारे पास अच्छा, ये एक दो तरीके होते हैं उसके भी हमारे पास 4 के एक्सेस करने के। एक तो ऐसी कि मैं डायरेक्टली थ्रू इंडेक्स दे दूं उसको पैरेंथेसिस पे, या तो फिर इसके फंक्शन होता है 4 ऐड, सॉरी तो इसमें क्या होगा, अब जो भी 4 की वैल्यू, ओ सॉरी 4 की वैल्यू 1 कुछ भी नहीं, तो जो भी 4 की वैल्यू 1 पे होगी, जैसे कि ए है तो ए आ गया मेरे पास। अब उसके बाद हम जो कर सकते हैं, हम बेसिक कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और भी चीज आई होगी बीच में आपके पास, ये 4 कोड है, तो इसके अंदर हमें मिल जाएगी हमारे पास जो भी एस की कोड्स होते हैं हमारे पास। तो फॉर सपोज एक्स की ए कैपिटल ए का एस की कोड हमारे पास 65 होता है, तो वो मिल जाएगा हमें। तो अब उसके बाद क्या होता है हमारे पास, हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं स्ट्रिंग के थ्रू। तो for suppose if I declare let A is equals to A and let B is equals to B, and then हमारा जो भी if ऑपरेटर था, then उसके बाद A, then less than which is a logical operator और B, और हम उसको console log करा के देखें कि if A is less than B,
तो ए इज लेस देन बी, क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले ए आता है सीक्वेंस वाइज में। और अच्छा, इसकी अगर अभी देखें कि ये किसको कैसे पता चल रहा है कि ए इज लेस देन बी, तो एज अ बैक वर्किंग हमारे पास होता ये है कि जैसे मैंने आपको ऑपरेटर दिखाया था इसके अंदर कि ए ओके, तो हाँ, तो उसका जो वो दिखाया था मैंने, क्या कहते हैं, चार कोड एट ए जीरो। तो बेसिकली अभी मैंने ए जीरो वैल्यू ली है, जीरो इंडेक्स की वैल्यू ली है, कॉस ए की वैल्यू हमारे पास। देन अगर फिर उसको मैं देखूं, व्हाट वुड बी बी, इसका अच्छा, इसका चार कोड जो है हमारे पास 97 आया, और उसका कोड देखूं मैं बी का, तो अच्छा, अब ये क्या सीन है, हमारे पास जो उसका ए का कोड जो है बैकएंड पे वो हमारे पास 97 आ रहा है, और बी का कोड आ रहा है 98 आ रहा है। तो आई गेस यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे ये दे रहा है लॉजिकल ऑपरेटर के, मतलब हमारे पास ग्रेटर है या लेस देन है। तो लेट्स मूव ऑन टू आई थिंक, अच्छा, आप हमारे पास स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते, क्रिएट करना आ गया, हमें कंपेयर करना आ गया, और उसके अंदर लेंथ का ऑपरेटर आ गया। देन वी कैन हैव अ कमेंट आउट कर सकते हैं, आगे प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। ओके, तो सही, अच्छा, तो आगे हमारे पास और ऑपरेशन होते हैं, क्या मतलब इसके इंडेक्स, फॉर सपोज इंडेक्सेस स्ट्रिंग के, तो फॉर सपोज इफ आई डिक्लेयर अ टेक्स्ट लाइक दिस, ठीक, देन आई कैन, अगर मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ उसका स्ट्रिंग का, सॉरी, इंडेक्स ऑफ लोकेट, तो उसका इंडेक्स would be at 7 cos 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमें मिल जाता है। देन एज एग्जैक्टली एक और ऑपरेशन होता है हमारे पास, वो होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ लोकेट, तो हमारे पास आ जाएगा कि मतलब जो भी लोकेट, ये अच्छा, ये हमारा बैकवर्ड्स थ्रू चलता है, तो ये हमारे पास लास्ट इंडेक्स इसका आएगा। देन उसके बाद हमारे पास आते हैं स्प्लिट, सो बेसिक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन होती है स्प्लिटिंग एंड कॉनकैट, कॉनकैट, तो फॉर सपोज अभी टेक्स्ट 2 ही मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, तो मैं इसको स्प्लिट कर दूं इसके अंदर, स्प्लिट का फंक्शन लगाऊं, देन उसके बाद इसको स्प्लिट कर दूं विद स्पेसिस, तो ये मेरे पास रिटर्न करेगा ऑल ऑफ दीज विद एन एरे, और स्प्लिट कर दिए इसने स्पेसिस के थ्रू। अच्छा, अगर मैं हटा दूं तो ये स्प्लिट करेगा हमारे पास सेक्टर वाइज, कॉज बीच में स्पेसेस जो नहीं आ रही उसके वाइज स्पेस करेगा, स्प्लिट करेगा। देन फॉर सपोज मैंने स्प्लिट कर दिया, तो देयर इज अ मेथड, लाइक इसका आगे मैं लिख दूं ज्वाइन, जो एरे का मेथड है बेसिकली, बट ये सारे इसने ज्वाइन कर दिए। अच्छा, अब फॉर सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग ये है, देन इसके आगे मेरे पास एक और स्ट्रिंग आ जाती है, और उसको चेंज कर देते हैं, इसमें भी कुछ चेंजिंग आ जाती है, तो उसको मैं कॉनकैटिनेट भी कर सकते हैं। तो हाउ राइट टू दैट, तो बेसिकली बेसिक
this concat and so I do this, you can see the string. I think बहुत cluttered हो गया. You see this, तो ये वाली स्ट्रिंग पहले आई, देन इसके बाद इसको कॉन्कैट होके दूसरी वाली स्ट्रिंग आ गई. अच्छा, देन उसके बाद हमारे पास एक और होता है स्लाइस. तो आप बेसिक ये है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग आ गई है एंड तो स्लाइस का ये होता है कि हमारे पास फॉर सपोज के मैंने इसको स्लाइस कर दिया विद 2, तो होगा ये कि ये 0 गया, 1 इंडेक्स पे गया, देन 2 सेकंड इंडेक्स पे गया, जहाँ तक इसने स्लाइस कर दिया इसको, और बाकी स्ट्रिंग एज इट इज रिटर्न कर दी. फॉर सपोज अगर मैं देता हूँ 2 से देन उसके बाद 12, तो ये करेगा ये कि अब ये स्ट्रिंग रिटर्न ऐसे करेगा कि ये जाएगा, इसका स्टार्टिंग इंडेक्स लेगा. तो इसका अगर देखें ये पढ़ते हैं तो हमारा सिंबल ये होता है कि एक स्टार्टिंग इंडेक्स लेता है, देन एक के बाद एक एंडिंग इंडेक्स लेता है. तो हो रहा ये है कि ये जाता है 0 1 2, यहाँ से स्टार्ट देता है, देन इसके बाद ये 12 इंडेक्स तक जाता है और वहां से सिर्फ स्ट्रिंग को स्लाइस करके ये अपने पास ले आता है. अच्छा, देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्लेस. तो हमारे पास रिप्लेस का क्या है, अब मैं कहूँ कि मुझे लोकेट को रिप्लेस करना है विद इन नॉट लोकेट. तो अभी रिटर्न क्या करेगा, अच्छा हाँ, इसके अंदर एक मॉडल बाद एक नोटिस करें कि इसकी जो स्ट्रिंग है इसके अंदर 2 लोकेट आ रहे हैं, बट रिप्लेस वुड डू, रिप्लेस सिर्फ पहले वाले लोकेट को रिप्लेस करेगा. तो आई थिंक देयर इज अ फंक्शन रिप्लेस ऑल शुड वर्क, चला नहीं. तो मैं देखा था तो लेट मी टॉक अबाउट. तो खैर, दिस इज स्ट्रिंग, दिस इज अबाउट स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग मेथड जो बेसिक मेथड होते हैं. तो वी स्टार्टेड विद अ सिंपल इनिशियलाइजिंग क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग, वेरिएबल को डिक्लेयर करना, देन उसके बाद हमने कंपेयर लेंथ देखी, उसकी लेंथ हम कर सकते हैं फिगर आउट कर सकते हैं. देन उसके बाद उसके अंदर बेसिक कंपैरिजन ऑपरेटिंग है, कैसे कर सकते हैं, और उसकी बेसिक बैकग्राउंड वर्किंग, कैसे उसकी बैकग्राउंड वर्किंग होती है कंपैरिजन ऑपरेटर की. देन उसके बाद एक इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है, जिसके इंडेक्स कैसे निकाल सकते हैं. देन उसके बाद चार का कॉन्सेप्ट होता है, उसके बाद चार कैसे उसके जो भी कैरेक्टर्स होते हैं बेसिकली कैरेक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं, और क्या होता है स्ट्रिंग कैरेक्टर्स. देन उसके बाद हमारे पास स्प्लिटिंग, फिर उसके बाद कॉन्कैट के कॉन्सेप्ट फंक्शन आ गए, then slice and then replace. So these are main functions of string. वैसे you can have a lot of function you can see. So if you have if you are interested in that, तो देखें आराम से explore करें काफ़ी. और even you can log on to MDN JavaScript और उसके अंदर string लिख दें तो you can have all the function on it. देन हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट आता है ऑब्जेक्ट का. सो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट बेसिकली हमारे पास एक और डेटा टाइप आती है. ऑब्जेक्ट के अंदर ये होता है हमारे पास कि हम एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं. फॉर सपोज इफ आई डिक्लेयर अ लेट ऑब्जेक्ट 1 इक्वल्स टू, अच्छा अब ऑब्जेक्ट के हमारे बेसिक क्या होती है, ऑब्जेक्ट हमारी जो ऑब्जेक्ट स्टोर करता है वो करते हैं की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करता है. सो व्हाट डू आई मीन बाय की वैल्यू पेयर्स. तो की वैल्यू पेयर में होता है ये कि मैंने नेम डिक्लेयर किया, तो नेम हैज अ लाइक नूर, तो ये हमारा नेम हो गया. अब ये एज हो गई, तो एज कितनी, तो
ये बेसिक एज हो गई। देन ये हमारा डिक्लेयर हो गया एक ऑब्जेक्ट। तो हम उसको, अच्छा, होता ये है कि सॉरी, इसके अंदर होता ये कि ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स की मल्टीपल वैल्यू सेव कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपका स्ट्रिंग भी सेव कर सकते हैं, एज भी सेव कर सकते हैं। ये हमारे बेसिक बहुत सारे सेव करते हैं। अब इसको हम बेसिक चलाएं तो होगा क्या, लेट्स सी। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया जिसके अंदर नेम नूर है और एज 22 है। अच्छा, अब इसके ये होता है कि मैं जितने भी अंदर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं हम उसको यूज भी कर सकते हैं। फॉर सपोज विद डॉट ऑपरेटर, तो हम इससे हमने नूर को एक्सेस कर लिया। तो अब इसके बाद नेम जो आ गया, नेम नेम को एक्सेस किया तो नेम के बाद नूर आ गया। आप इसको हम एज अ ऐसे भी कर सकते हैं और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक मैंने नेम सेलेक्ट कर लिया। तो ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अभी तो हमने बेसिकली एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की थी और एक नंबर डिक्लेयर किया। इसके अंदर दो वैल्यूज बनाएंगे, इसमें एक स्ट्रिंग है और एक में नंबर है। अब हम कर क्या सकते हैं, एक और चीज भी कर सकते हैं कि फॉर सपोज हमें एक फंक्शन डिक्लेयर करना है। तो मैं लूँ अगर नूर और फॉर सपोज एज अ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इज मोहम्मद, राइट। तो नूर मोहम्मद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ गया। अब मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया विच वुड बी अ फुल नेम, तो इट वुड रिटर्न अ फुल नेम। तो बेसिक फंक्शन ये, देन उसके बाद और इसके बाद अच्छा ये रिटर्न जो करेगा हमारे पास वो करेगा ये। अच्छा, जो नून ने बताया दिस का, अच्छा दिस जो होता है ना, दिस हमारा दिस करता ये है कि दिस कहता है कि यार ये स्कोप के अंदर ना जो ये वाला वेरिएबल है ना वो विद इन द स्कोप वाला लेके आओ। तो फॉर सपोज मैं दिस किया तो दिस के बाद ये फर्स्ट नेम आया, देन फर्स्ट नेम स्पेसिस और दिस डॉट लास्ट नेम। तो जैसे कि हमने डिवाइड कर लिया था लिस्ट क्या कहते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को, तो ओके, तो ये हमारे पास है। आप कर क्या सकते हैं, हम फिर से ये अब मुझे फुल नेम चाहिए तो मेरे पास आ जाएगा रिटर्न फुल नेम विच इज नूर मोहम्मद, विच यू हैव डिक्लेयर फर्स्ट नेम लास्ट नेम और रिटर्न कर रहे फंक्शन हमारा फुल नेम। अच्छा, तो बेसिक ये हो गई हमारे पास चीज़ें। अब हमारे पास क्या है, हमें एक फंक्शन होता है हमारे पास बेसिक और आइटरेट करने का ऑब्जेक्ट जो हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं। सबसे पहले एक होता है तो फॉर सपोज मैंने एक चीज डिक्लेयर कर दी लाइक दिस, और फिर हम एक फॉर का लूप लेंगे एंड फॉर के लूप में हमने एक डिक्लेयर किया लेट। अच्छा, लेट के बाद ये जो वैल्यूज आ रही ना, एक होंगी की एंड दैट वैल्यू। सो बिफोर आई टोल्ड यू अबाउट कि ये जो हमारी होती है कीज होती हैं और दैट्स द वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर कीज। फर्स्ट थिंग इज अ की एंड इट्स वैल्यू इज नूल, ठीक है। तो अच्छा, हम ये अभी डिक्लेयर ये कर रहे हैं कि एक लेट बनाए, एक हमारे पास लेट हमने किसी को डिक्लेयर किया और उसके बाद एक एरे आया, इसके अंदर निकल रहे हैं हमारे पास दो वैल्यूज, की निकल ली और उसकी वैल्यू निकल ली। ऑफ किसकी निकल ली है, ऑब्जेक्ट। अच्छा, एंट्रीज, व्हाट वुड एंट्रीज डू, एंट्रीज बेसिकली हमारा आइटरेट करता है ऑब्जेक्ट को। तो इसकी इसकी एंट्रीज, तो ये आ गया हमारे पास और हम इसको टॉप करा देंगे इसकी एंड इट्स वैल्यू। वाह वाह है।
ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, तो ऑब्जेक्ट में बेसिकली आइटरेट किया हमने ऑब्जेक्ट को, इसके अंदर पहले इसने रिटर्न किया ए और उसकी की, देन उसके बाद समथिंग विच इज अ वैल्यू ऑफ ए, देन बी और उसकी वैल्यू। अच्छा, तो ये हमारे पास आई थिंक द मोस्ट कॉमन ऑपरेटर ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके अलावा ऑब्जेक्ट इतनी आई थिंक इतनी फंक्शनलिटी नहीं देता है। हमारे पास एक और एक चीज़ आ जाती है कि हम बेसिक उसकी कीज को भी लॉक करा सकते हैं, लाइक इफ वी डू कंट्रोल कीज, तो ऑब्जेक्ट वन डॉट की नहीं होगा, ऑब्जेक्ट डॉट की है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज। ओह सॉरी, ओके। तो अब इसने क्या करा, हमारे पास की तो सारी एडिट करे, थैंक यू नोट फॉर दैट। ये हमारी सारी कीज को एडिट कराती है इसने, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट की थी। ओके, तो ये हमारी बेसिक मेथड जो हो गए स्ट्रिंग के और ऑब्जेक्ट के आई थिंक यू वुड बी के मतलब ये काफ़ी कम मेथड्स हैं ये, बट मोर फंक्शनलिटी वुड बी कम इन मैथ as I would later describe about it। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऐसा ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, मैप इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, बट वो एक उसके अंदर ज़्यादा फंक्शनलिटी होती है, दैट वी वुड डिस्कस अबाउट इट लेटर ऑन। So Noor, you can continue with your presentation. ओके हाँ, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन जब विजिबल हो जाए तो मुझे बताना, ठीक है? इज माय स्क्रीन विजिबल? Yes. ऑल राइट। तो यहाँ पर मैंने छोड़ा था और एरे फंक्शंस पर हमें कंटिन्यू करना था। अच्छा, इससे पहले फरहान ने एरे स्ट्रिंग्स, एरेस और ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताया आपको कि स्ट्रिंग्स जो होते हैं हमारे पास वो एक कैरेक्टर्स होता है, कैरेक्टर एरे ऑफ कैरेक्टर्स होता है, फिर उसकी चार ऐड का एक फंक्शन है, उसकी स्प्लिट का, स्प्लाइस का, ये सारे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के फंक्शंस हैं। और ऑब्जेक्ट जो है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है वो की वैल्यू पेयर का कॉम्बिनेशन होता है। ऑब्जेक्ट का फ़ायदा ये है कि अगर हमें एक डेटा सेट बनाना है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ का, फॉर एग्जांपल हमें बनाना है ट्री के बारे में, तो उसकी लीव्स, उसकी ट्री का जो वुड है, उस वुड का जो हमारे पास क्वालिटी है या जो वुड का जो नाम है, वो फ्रूट है तो कौन सा फ्रूट देता है। तो अगर हमें उस पर्टिकुलर ट्री का पूरा डेटा सेट बनाना है तो हम वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन कर लेंगे की वैल्यू पेयर्स के साथ। और अगर हमें एरे बनाना है, यानी एक गार्डन है, उस गार्डन में 100 ट्रीज हैं और हमें इन सबको कंबाइन करना है, तो हम एक एरे बनाएंगे, उस एरे के अंदर 100 ऑब्जेक्ट्स दे देंगे, तो वो हमें पता चल जाएगा कि इस गार्डन के अंदर इतने सारे ट्रीज हैं और हर ट्री की ये एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है। और हर ट्री को डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक यूनिक आईडी दे देंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि क्या है। अब फॉर एग्जांपल ये जो मैंने आपको ट्री की एग्जांपल दी, यही एग्जांपल यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, ये तो कल जब मैंने लेक्चर प्रिपेयर किया था उस वक्त बनाया है। अब इसका एग्जांपल ये था कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर मल्टीपल यूजर्स हैं, हर यूजर की एक यूनिक आईडी है, उन्होंने मल्टीपल पोस्ट की हुई है और हर यूजर की पोस्ट आईडी है, ठीक है? ये जो आईडी है ये पोस्ट आईडी है, पोस्ट का एक टाइटल है और पोस्ट की एक बॉडी है, ठीक है? तो ये हमारे पास काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर मैंने ओपन नहीं करे हुए, ये श्रिंक हुए हैं। तो अगर तो हमें देखना है, अगर हमें इस एरे के अंदर, इस एरे को हमें फंक्शंस बनाने हैं इस एरे के, जो कि बिल्ट इन अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो कैसे होंगे? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक चीज़ कर लेता हूँ कि ये जो हमारे पास डमी एरे है इसे इंपोर्ट करवा लेता हूँ वहाँ पर। इसे मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो इसे मैं यहाँ पर इंपोर्ट करवा लेता हूँ और इसे इंपोर्ट करवा लेता हूँ मैं एरे के अंदर से, ताकि मुझे यहाँ पर इस फाइल के अंदर हम कोड वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो जाए और जितना हमें रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना ही यूज़ हो, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने इसे इंपोर्ट करवा लिया और यहाँ एरे फंक्शंस पर आ गया। अब एरे फंक्शंस जो है ये भी
एडवांस जावास्क्रिप्ट ECMAScript के बाद से ही हमारे कुछ एडिशंस हुए हैं। इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स होता है, मैप होता है, फिल्टर होता है, सॉर्ट होता है, रिड्यूस होता है, फॉर ईच होता है, इसके अलावा भी होता है, बट ये जो है ये काफ़ी कॉमन मेथड्स हैं। और इसके अलावा सॉर्ट और रिड्यूस का मेथड मेरे जहन में अभी आया, तो उसके लिए मैं रिसोर्स शेयर कर दूंगा, बिकॉज वो इसी से काफ़ी मिलते जुलता है। तो मैप का मेथड जो होता है वो अगर हम यहाँ पर एरे का नाम लिखें, एरे डॉट मैप, इस तरह कर लें तो ये हमें शो करेगा। लेकिन एरे चूंकि हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड है, यहाँ पर हमने इंपोर्ट करवाया डमी एरे को, और यहाँ पर अगर मैं मैप का फंक्शन दे दूँ तो ये हमने फंक्शन लिया, इस फंक्शन के अंदर ये कॉल बैक फंक्शन लेता है। कॉल बैक का मतलब ये होता है कि इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, ठीक है, ये एक और फंक्शन लिया। अब ये क्या लेगा अपने अंदर, ये अपने अंदर एक वैल्यू लेगा। कौन सी वैल्यू लेगा, यानी ये हमारे पास पूरा एरे है, तो इस एरे के अंदर जो हमारे पास सबसे पहला इंडेक्स है, यानी सबसे पहला इंडेक्स यानी सबसे पहला ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो जब ये आइटरेट होगा तो सबसे पहले हमारे पास ये वाली वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ इसको वैल्यू दे दूं, और ये मैंने इसे एरो फंक्शन बना दिया, और यहाँ पर मैं इसे console डॉट लॉग करके वैल्यू प्रिंट कर दूं, तो पहली दफा जब ये एरे चलेगा तो उस वक्त इसकी ये पहली वैल्यू होगी इसके अंदर, वो प्रिंट हो जाएगा। सेकंड टाइम जब ये चलेगा तो उस वक्त इसकी ये सेकंड वैल्यू होगी, वो प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद ये थर्ड टाइम चलेगा, उसकी ये थर्ड वैल्यू होगी, जो इंडेक्स के हिसाब से सेकंड है, क्योंकि इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे स्टार्ट करूँ तो ये हमारे पास पूरा एरे जो है वो प्रिंट हो गया। इसी तरह से जो एरे हमारे पास वहां पर था ये इधर प्रिंट हो गया हमारे पास। अब मैप के अंदर एक प्रॉपर्टी ये होती है कि मैप को नॉर्मली हम यूज करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर कंडीशन पर आइटरेट करवाने के लिए। यानी अगर मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूं, और यहाँ पर रिटर्न करने के बाद मैं कुछ भी यहाँ पर लिख दूं, जैसे कि आईडी या यूजर आईडी लिख देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल वैल्यू, चूंकि यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू डॉट यूजर आईडी अगर हम दे दें यहाँ पर, और इसे ट्रिपल इक्वल्स टू, यानी इसके डेटा टाइप के साथ इसे चेक करें, और जिन जिन की भी सिर्फ यूजर आईडी 1 है वो हमारे पास आ जाए। तो यहाँ पर मैं यूजर आईडी 1 दे दूं, तो ये देखते हैं कि ये मैप पर हमें किस तरह इसका आउटपुट देता है। और इसे चूंकि हमने यहाँ पर हमने रिटर्न करवाया है, रिटर्न का मतलब ये है कि जो चीज़ सेटिस्फाई होगी तो हमें कुछ ना कुछ ये चीज़ रिटर्न कर देगा, और रिटर्न होकर ये हमें कहाँ मिलेगी, ये हमें इसके बाहर मिल जाएगी, जिसको मैंने यहाँ पर अभी रिटर्न का कीवर्ड दे दिया, और इस रिटर्न के कीवर्ड को मैं कंसोल करवा लेता हूँ। यानी कि जब ये पूरा मैप का फंक्शन चल जाएगा, मैप का फंक्शन चलेगा, हर दफ़ा इसके अंदर एक वैल्यू आ जाएगी, पहले पहला ऑब्जेक्ट आएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद उस ऑब्जेक्ट की यूज़र आईडी चेक होगी, जिसकी भी यूज़र आईडी 1 है, यानी कंडीशन सक्सेस है, सेटिस्फाई है, तो रिटर्न हो जाएगा वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। लेकिन कैसे रिटर्न होता है ये हम अभी देखेंगे यहाँ पर। और जैसे ही ये पूरा मैप का फंक्शन खत्म हो जाएगा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लाइन चलेगी, एग्जीक्यूट होगी, वो जो कि रिटर्न है वो हो जाएगी। तो मैंने इसे चलाया, तो ये किस तरह हमारे पास चला, ये हमारे पास इस तरह चला कि ये पूरा एरे हमारे पास आ गया, और उस पूरे एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज थी उन सब के अंदर जो ये वाली कंडीशन थी, जो ये सेटिस्फाई हुई तो ये ट्रू आ गई, और इसके अलावा जितनी भी कंडीशंस थी वो सारी फॉल्स आ गई। एक तो एरे का ये यूज केस है, काफ़ी ज़्यादा दफ़ा हम एरे डॉट मैप को यूज़ करता है। सेकंड हमारे पास दूसरा एक फंक्शन आता है, वो है हमारे पास फिल्टर्ड का। फिल्टर एज इट साउंड्स के जब हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमारे पास फिल्टर्ड आउट होकर आ जाएगा, और जो अगर कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ मैप की जगह पर फिल्टर लिखना है, और फिल्टर लिखकर हमने यहाँ पर तो किस तरह आउटपुट है ये हम देख लेते हैं। हाँ ठीक है, रिटर्न इज 2 दफ़ा यहाँ पर आ गया। एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ इसने ये 2 ऑब्जेक्ट दिया है, यानी पहले इसने सिर्फ 2 दफ़ा हमें ट्रू दिया था और बाकी सबको इसने फॉल्स दिया था, और यहाँ पर जितने भी फॉल्स हैं उसने उसको ड्रॉप करके सिर्फ ट्रू एज इट इज शो करवा दिया। तो ये हमारे पास एक रिटर्न का है, इसका है हमारे पास, सॉरी ये फिल्टर है। थर्ड हमारे पास आता है फॉर ईच। फॉर ईच जो है वो
काफी हद तक हमारे पास मैप का ही रेप्लिका है, बट उसके अंदर फर्क ये होता है कि हमारे पास कुछ भी रिटर्न नहीं करता। हमें जो कुछ भी करवाना है इस फंक्शन के स्टेटमेंट के अंदर ही करवाना होता है। यानी इसको यहाँ पर इज इक्वल्स टू से पहले हमें इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और फॉर ईच अगर मैं एज इट इज दे दूं तो ही हमारे पास ये प्रॉपर वर्क करेगा। तो अब हम इसे चलाते हैं और देखते हैं, तो हमारे पास इसने ये बिल्कुल उसी तरह से काम किया है, ठीक है। लेकिन फॉर ईच के अंदर और मैप के अंदर एक और फर्क ये है कि मैप हमारे पास एट द एंड पूरा एरे बनाकर रिटर्न करता है। मैप के अंदर अगर हम देखें तो ये ट्रू और फॉल्स एक एरे के अंदर रिटर्न हुआ है, और फॉर ईच के अंदर हमारे पास वो लाइन बाय लाइन रिटर्न हुआ है, कुछ भी एरे के अंदर नहीं हुआ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, और हो सकता है कि आपको कभी इसका यूजेज हो जाए। अगर कभी आपको कोई ऐसा कोड चलाना है कि जो यूजर के इंटरेक्शन के बगैर, क्योंकि जावास्क्रिप्ट मोस्टली यूजर इंटरेक्शन पर ही कोई इवेंट ट्रिगर होता है या कुछ एक पर्टिकुलर बटन प्रेस होता है तो ही वो ट्रिगर होती है। इसके अलावा भी ट्रिगर हो सकती है डेफिनेटली, लेकिन अगर आपको कुछ इस तरह का ट्रिगर करवाना है कि जो बस रैंडमली और इमीडिएटली अकर हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है IEF फंक्शन, इफी फंक्शन भी कहते हैं इसको, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन इसका पूरा नाम है। उसमें क्या करना होता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमने जो फंक्शन पढ़ा था वही एज इट इज फंक्शन आ जाएगा यहाँ पर। इसी फंक्शन का पूरा कोड मैंने कॉपी कर दिया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस पूरे फंक्शन को हम रैप कर देंगे इस तरह से राउंड ब्रैकेट के अंदर। देन हम यहाँ पर एंड में इस फंक्शन को एग्जीक्यूट जिस तरह हम करते हैं, तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम इस फंक्शन को जो है वो राउंड ब्रैकेट लगा देंगे। इसके बाद ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। दिस इज फंक्शन एक्सप्रेशन। ये अगर मैं चला दूं तो ये एज इट इज हो गया, यानी इस फंक्शन को हमें कॉल करने की जरूरत नहीं है। बाकी जितने भी फंक्शन हमने बनाए थे, चाहे एरो फंक्शन था या चाहे फंक्शन कीवर्ड के साथ थे, उन्हें हमें कॉल करने की जरूरत थी। तो ये हमारे पास थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है जो कभी कभी जरूरत पड़ जाती है इसकी रेयर केसेस में, लेकिन काम आता है। तो इसे हमने यहाँ पर इंक्लूड किया। अगर हमें इसे एरो फंक्शन के साथ काम करना है तो एरो फंक्शन के साथ भी बिल्कुल सेम ही है, नो डिफरेंस एट ऑल। यही कोड हम ले लेंगे और इसी कोड के अंदर हम यहाँ पर इसकी इनिशियलाइजेशन हटा देंगे, क्योंकि ये हम इस इवन यूज करते थे फंक्शन को कॉल करने के लिए, और हम इसी फंक्शन को रैप कर दिया हमने डबल उसके अंदर। देन हमने यहाँ पर इसी फंक्शन को कॉल कर दिया। और अगर मैं यहाँ पर दोबारा इस चीज़ को कॉपी करके पेस्ट कर दूँ और ऐसे चला दूँ, तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग का एरर है। ये चल गया हमारे पास, ठीक है। तो इसमें इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन के अंदर हमें फंक्शन कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, वो इमीडिएटली इन्वोक हो जाता है। अच्छा, ये हमारी आज के क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो है वो खास टॉपिक है, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, यानी अगर हम एक काम कर रहे हैं तो एक वक्त में एक ही काम होगा, दो काम नहीं हो सकता। अभी तक तो हमने जितना भी कोड इसके अंदर देखा है वो सारा कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा कोड एग्जीक्यूट करना है जो कि हमारे प्रोग्राम के अंदर, हमारी लाइन ऑफ कोड के अंदर नहीं है, हमें किसी थर्ड पार्टी से वो चीज़ एग्जीक्यूट करवानी है। फॉर एग्जांपल, हमें एक एपीआई कॉल करनी है यहाँ से, ठीक है, एक एपीआई में कॉल करनी है यहाँ से और उसका रिजल्ट हमें शो करवाना है। तो जब तक वो एपीआई का कॉल रिजल्ट आ नहीं जाता, हमें वो कोड रोक के रखना है। जैसे ही वो रिजल्ट आ जाए, देन हम नेक्स्ट लाइन पर मूव करके अपनी एपीआई को एग्जीक्यूट, अपनी एपीआई की उस रिजल्ट को शो करवाएंगे, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, लेकिन आप अपने क्वेश्चंस बिल्कुल प्रिपेयर रखो, क्योंकि इसके बाद हम क्वेश्चंस ले रहे हैं, इस टॉपिक के बाद हम क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो सबसे पहले एसिंक्रोनस का कॉन्सेप्ट आया था, प्रोमिसेस के साथ आया था। प्रोमिसेस के अंदर हमारे पास एक रिजेक्ट होता है और एक हमारे पास रिजॉल्व होता है और एक रिजेक्ट होता है। यहाँ पर अगर मैं इसे कॉपी पेस्ट करूँ और अगर मैं इसे जल्दी से एक्सप्लेन कर दूँ, फॉल्स,
टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अच्छा, ये फैच का फंक्शन है। फैच के फंक्शन के लिए जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है, लेकिन नोड में नहीं होता, तो मैंने यहाँ पर एक एडिशनल पैकेज लिया है। अगर आप नोड यूज़ नहीं करते, आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट यूज़ करोगे, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फैच ऑलरेडी डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा ये कोड। तो पहले यहाँ पर हमने एक प्रॉमिस बना लिया, एक प्रॉमिस को इनिशियलाइज किया, और यहाँ पर पहला आर्गुमेंट हमने इसका रिस्पॉन्स ले लिया, और दूसरा ऑब्जेक्ट हमने इसका जो है वो रिजेक्ट ले लिया। रिजॉल्व और रिजेक्ट, पहला वाला हमने रिजॉल्व ले लिया, सेकंड वाला हमने रिजेक्ट ले लिया। फिर अगर तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, जो भी हमने यहाँ पर लॉजिक लिखा, तो हमने रिजॉल्व को कॉल कर लिया, और अगर हमारी कंडीशन रिजेक्ट हुई, जो हमें चाहिए था वो हमें नहीं मिला, सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, तो हमने रिजेक्ट को कॉल कर लिया। रिजॉल्व के केस में जो देन का ब्लॉक होता है उसके अंदर हमारा कोड आता है, ये देन का ब्लॉक है, इसके अंदर हमारा कोड आता है। और रिजेक्ट के केस में जो कैच का हमारा ब्लॉक होता है उसके अंदर हमारा कोड आता है। ठीक है, इसके लिए भी रिसोर्स अवेलेबल है, इसके लिए रिसोर्स भी मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। अच्छा, सेकंड हमारे पास यहाँ पर, इसे मैं एक्सप्लेन कर दूं कि अगर हमने यहाँ पर एक URL मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, और इस URL को मैं यहाँ पर ले लूँ। ठीक है, और अगर मैं इस URL को यहाँ पर लेने के बाद सबसे पहले देखें कि यहाँ पर आता क्या है, रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स क्या आता है, ये फैच का जो फंक्शन है ये बिल्ट इन फंक्शन बना हुआ है, बिल्कुल इसी तरह का लॉजिक है। एक पर्टिकुलर कंडीशन है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो रिजॉल्व कॉल हो जाएगा, देन के अंदर हमारा कोड आ जाएगा, और अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो रिजेक्ट कॉल हो जाएगा, और कैच के अंदर हमारा जो है वो कोड आ जाएगा, जम कर जाएगा कोड। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। फैच के अंदर मैंने ये कोड किया, देन बना दिया रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स जो भी आएगा वो कंसोल लॉग हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं रिस्पॉन्स ले लूँ, तो सबसे पहले हमें इसने रिस्पॉन्स तो दे दिया, लेकिन इस रिस्पॉन्स को इसने एज अ रिस्पॉन्स दिया है, यानी हमें वो डेटा नहीं मिला पर्टिकुलर जो डेटा हमें चाहिए था। और ऐसा क्यों है, तो ऐसा सिर्फ पर्टिकुलर इस API के अंदर है कि जब आपको रिस्पॉन्स चाहिए होगा तो उस रिस्पॉन्स को आपको एक दफा और एसिंक्रोनस फंक्शन बनाना है, यानी कि उस रिस्पॉन्स को आपको जेसन का मेथड लगाना है, उसे जेसन पार्स करना है, और जेसन पार्सिंग भी इटसेल्फ एन एसिंक्रोनस कॉल है। जेसन पार्सिंग जब हम करेंगे तो डेफिनेटली एसिंक्रोनस कॉल के बाद हमें एक दफा देन और एक दफा कैश लगाना पड़ता है रिजॉल्व और रिजेक्ट को कैच करने के लिए। तो जैसे ही वो रिजॉल्व होगा तो देन के अंदर आ जाएगा, और हमारी जो पर्टिकुलर मैसेज है वो हमें मिल जाएगा। और अगर कैच का अगर कोई भी एरर हुआ तो कैच के अंदर आ जाएगा, और जो भी एरर है हमारा वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसे लेकर आऊँ और दोबारा इस फंक्शन को चलाऊँ, तो यहाँ पर ये मैसेज चल गया, और यहाँ पर हमारा जो है कोड वो सक्सेसफुली रन हो गया, और इस API के रिजल्ट में, इस API पर हमारे पास ये रिजल्ट है। अगर मैं ये रिजल्ट आपको दिखाऊं, ये रिजल्ट है, यही रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर भी आ गया इसी तरह का। इन केस अगर हमारे पास कोई एरर होता, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर से इसको हटा दूं, पोस्ट को एस हटा दूं और करूं, तो हमारे पास यहाँ पर प्रोजेक्ट पेंडिंग के अंदर आ गया और एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ गया, क्योंकि ऐसी कोई API नहीं है, तो डेफिनेटली इसके अंदर जो भी एरर हमारे पास आया है वो एरर का कोई मैसेज ही नहीं आया। तो इस वजह से यहाँ पर हमें इसने एम्प्टी ऑब्जेक्ट दिया है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके अंदर काफी कुछ जम्स हो रहे हैं, दिस भी है और देन है, कैच है। तो ये जो था ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, इसी वजह से ES8 के अंदर जो है वो एसिंक अवेट का एक कॉन्सेप्ट आया, और एसिंक अवेट जो है वो इसी चीज को काफी हद तक इजी कर देगा, एक लीनियर कोड कर देगा, आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पढ़ने में बहुत आसान हो जाएगा। तो वो किस तरह से होगा, सबसे पहले तो हमें जब एसिंक अवेट का कोड लिखना होता है तो उससे सबसे पहले हमें एक फंक्शन बनाना पड़ता है। मैं एरो फंक्शन ज़्यादा बनाता हूँ, अगर आप सिंपल फंक्शन बनाते हैं तब भी कोई ऐसा इशू नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, उसका मैं नाम देता हूँ फंक, और एरो फंक्शन है, एरो फंक्शन के लिए मैंने नॉर्मल एरो फंक्शन बना दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इस फैच के थ्रू URL को कॉल करना है। ये तो हमने नॉर्मल फंक्शन बना दिया, अब हमें ये चीज़ है इसको एसिंक अवेट के अंदर रेप्लिकेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने क्या दिया, सबसे पहले मैंने यहाँ पर फैच दिया और इसके अंदर URL कॉल कर ली। ठीक है, ये काम हो गया जैसा यहाँ पर हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसे बताना है कि यहाँ पर रुक जा
और उस वक्त चलो जब ये हमारे पास URL जो है हमारे पास ये एग्जीक्यूट होकर इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक कीवर्ड लगा देंगे अवेट का, और जिस भी ब्लॉक के अंदर अवेट होगा तो उस फंक्शन के साथ हम यहाँ पर async का कीवर्ड लगाएंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि ये फंक्शन async फंक्शन है और इसी फंक्शन के अंदर सिर्फ अवेट का कीवर्ड काम करेगा, इसके अलावा कहीं भी अवेट का कीवर्ड काम नहीं करेगा। और ये जो हमारे पास आ गया, इसने बता दिया कि यहाँ पर ये async फंक्शन है, इसके अंदर अवेट का कीवर्ड मौजूद है, और ये URL का रिजल्ट जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक अवेट चलता रहेगा, और इसका रिजल्ट को हमें रिस्पॉन्स नाम के एक कीवर्ड के अंदर शो करवाना है, राइट। तो यहाँ तक तो हमारे पास आ गया। हमारे पास दिस देन जो है, देन की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे पास रिस्पॉन्स के अंदर आ गया। अब रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास आ गया है और रिस्पॉन्स को हमें यहाँ पर जेसन पार्स करना है, तो हम क्या करेंगे, जेसन पार्स भी एक async फंक्शन है। तो हमने क्या कर दिया कि हमने यहाँ पर एक नया वेरिएबल बनाया मैसेज के नाम से, जो कि देन के अंदर ही था। सही एग्जीक्यूशन पर, सेटिस्फेक्शन पर, रिजॉल्व पर देन ब्लॉक चलता है, तो देन पर पहले हमने रिस्पॉन्स लिया, अब हम मैसेज ले रहे हैं, यहाँ से मैसेज लेकर इज इक्वल्स टू, फिर उसी तरह अवेट, और यहाँ पर से हमने response.json का जो मेथड है उसे कॉपी कर दिया, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास ये पूरा कोड जो था, ये पूरा कोड दो लाइन या 3 लाइन में कवर हो गया। अब कैच जिस तरह से हमारे पास वर्क करेगा, तो कैच वर्क करने का तरीका ये है कि हम यहाँ पर, मैं सिर्फ इस चीज़ को रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पर हम लिख देंगे ट्राई कैच, ठीक है। और जो हमारे पास कोड था ये सारा ट्राई के अंदर आ गया, यानी ये काम करता रहे। अगर इसके अंदर कहीं भी कोई भी एरर आएगा तो ये ऑटोमेटिकली जंप करके कैच के अंदर चला जाएगा, और यहाँ पर console.error करके हम यहाँ पर सिंपल एरर पेस्ट कर देंगे। तो ये पूरा जो कोड हमारे पास था ऊपर वाला, ये इतना इजी हो गया और यहाँ पर हमने शो कर लिया। और चूंकि ये फंक्शन है तो इसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें फंक्शन कॉल करनी पड़ेगी, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन कॉल कर दूं, इसके बाद इसे कॉल करूं, तो यहाँ पर हमारे पास यही चीज़, यही रिजल्ट, यही आउटपुट वापस आ गया जो हमारे पास ऊपर प्रोमिसेस का आया था। तो async await much easier as compared to the promises and as compared to fetch, although async await is made on top of the promises, इसके बैक पर promises ही हैं, जनरेटर फंक्शंस ही हैं, लेकिन सिंटेक्स के हिसाब से और पढ़ने और रीडेबिलिटी के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा ईजी है। तो आज का टॉपिक्स जो हैं ये यहीं पर कंप्लीट होते हैं। काफ़ी सारे टॉपिक थे, काफ़ी कम टाइम था, आई नो टाइम ज़्यादा नहीं दे सका मैं। सो क्वेश्चंस? हाँ, स्लाइस और स्प्लाइस 2 अलग अलग चीज़ें हैं, 2 अलग अलग फंक्शंस हैं। इसके अलावा कौन सी क्लास के अंदर, ऋतिक क्वेश्चन मैं समझा नहीं, क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन करना। Would string 1 string 2 come with a different set of built-in functions? No, Tommy, they would be the same functions, despite their constructors were different. इकराम मलिक, असाइनमेंट, यस, हाँ असाइनमेंट यही है, और आई विल ऐड फ्यू मोर टास्क टू इट टू एनहांस योर जावास्क्रिप्ट स्किल्स, अदर देन दैट everything would be, the assignment is same. असाइनमेंट दोबारा एक्सप्लेन कर दें प्रेम, मैं असाइनमेंट जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर इसकी रिकॉर्डिंग आएगी, उस रिकॉर्डिंग के अंदर भी असाइनमेंट होगा। अभी ऑलरेडी काफ़ी देर हो गई है, और असाइनमेंट जो है वो गूगल फॉर्म के अंदर भी हो जाएगा। हाउ टू ऑपरेट इट एट द बॉटम विंडो टर्मिनल? यार बॉटम विंडो के अंदर तो जावास्क्रिप्ट में अगर आपको आना है तो यहाँ टर्मिनल का बटन है ऊपर, उस पर आप टर्मिनल क्लिक कर दो तो आपके टर्मिनल खोल देगा, या फिर आप ये कंट्रोल और टिल्डा का बटन दबा दो, जो टैब के ऊपर होता है टिल्डा, भी ये खोल देगा। देन यहाँ पर अगर आपको ये टर्मिनल पर चलाना है तो यू शुड हैव Node.js इंस्टॉल्ड ऑन योर मशीन। Node.js इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पर एक स्क्रिप्ट दोगे स्टार्ट की, और यहाँ पर स्टार्ट की नोट की स्क्रिप्ट होगी आपकी, और जो आपकी फाइल का नाम है वो आ जाएगा। तो दैट्स इट। यहाँ पर आप npm रन स्टार्ट कर दो तो आपका ये पूरा कोड जो है ना ये चल जाएगा। मैंने डेव से किया था क्योंकि मुझे डायरेक्टली ये कोड पूरा चलाना था, बार बार इस कोड को मुझे चेंज नहीं करना था, बस दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है। रनिंग इन टर्मिनल इन, हाउ आर यू रनिंग इन टर्मिनल, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया अभी, विजुअल स्टूडियो कोड। व्हाट डज symbol do? Symbol is a data type
और it doesn't have that much use case for now, so you can just stick with the string data type, it will work. But if something that is really exceptional, so you can use symbol for it. Okay, can you repeat the arrow functions a bit? All right, ASCII वाला समझा दें, ASCII कोड वाला। ASCII कोड की एज सच कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है। ASCII कोड वाज बस इसीलिए था। ASCII कोड का एक चार्ट है गूगल पर, अगर मेरी स्क्रीन आ रही है तो यहाँ पर कोड बेसिकली टेबल। ASCII कोड होता है हमारे पास, जो अगर किसी कंप्यूटर साइंस में किसी ने इनरोल किया हुआ होगा तो उसको बेसिक वर्किंग होती है मशीन, मशीन कह रहा हूँ, असेंबली वगैरह से हुई होती है। तो मशीन जो होती है हमारे पास वो अंडरस्टैंड करती है, तो उसके बाद HTML में फिर ये वाले वेट डिनोट किए हुए उन्होंने कि मतलब ये 34A के कुछ होता है कि मतलब उसके 65A या ऐसे कोई डिनोट कर देते हैं ताकि वो बैक एंड बैंड लिख लिया आसानी हो जाती है उसको ऐसे, क्योंकि मशीन होती है हमारा ए तो समझ नहीं सकती ना इंग्लिश लैंग्वेज। एग्जैक्टली तो मशीन जो है वो हमारे पास न्यूमेरिक समझती है। तो ये मेरी स्क्रीन पर ASCII टेबल है जो कि हर पर्टिकुलर कैरेक्टर और हर पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को नंबर्स में कन्वर्ट करके उसका ASCII कोड दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल ए का 65 है और स्मॉल ए का भी कुछ ना कुछ होता है 60। कैपिटल ए का 65 है और स्मॉल ए का हमारे पास 97 है। 97। हाँ, तो ये हमारे पास सारे ASCII कोड्स होते हैं। कैन यू रिपीट एरो फंक्शंस अ बिट? या श्योर, आई कैन रियली क्विक। तो एरो फंक्शंस जो होते हैं वो हमारे पास रियल फंक्शंस की कॉपी होता है और उसी का सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, स्कोप का फर्क होता है, दिस कीवर्ड का फर्क होता है। इसके अलावा एरो फंक्शंस बिल्कुल सेम है। नॉर्मल फंक्शंस हम लिखते हैं, उसके लिए हम फंक्शन का कीवर्ड बनाते हैं, उस फंक्शन का नाम लिखते हैं। इज इवन मैंने दिया था, कुछ भी दे दो, फंक नेम दे देता हूँ मैं फिलहाल। और इसके बाद यहाँ पर हम इसका सिंटेक्स के लिए पैरम्स इसके अंदर डिफाइन करते हैं। अगर कोई हम पैरामीटर दे रहे हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, पैरम 1 पैरम 2, जितने आप देना चाहो उतने दे सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर इसके अंदर फंक्शन बॉडी आ जाती है। ये हमारे पास नॉर्मल फंक्शन है। अगर इसी फंक्शन को हमें एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? एरो फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे, उस वेरिएबल का हम कुछ भी नाम दे देंगे। सिंस मैं इसी फंक्शन को इसके अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ और एक चीज़ के दो नाम नहीं हो सकते, तो मैंने उसको कमेंट कर दिया और उसका नाम कॉपी करके इस वेरिएबल को दे दिया। इस वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज करवा दिया राउंड ब्रैकेट के साथ, जो कि फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन है। और इस राउंड ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ये दो पैरामीटर थे, सेम मैंने यहाँ पर दो पैरामीटर दे दिया। और चूंकि इसका नाम एरो फंक्शन है तो यहाँ पर हमने एक इक्वल्स टू का साइन दिया और ग्रेटर देन का साइन दिया, तो यहाँ पर एक एरो बन गया। एरो बनने के बाद यहाँ पर हमने सेम इसी तरह से बाकी चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर लिया, तो ये हमारे एरो फंक्शन हो गए। ऑल्दो एरो फंक्शन के अंदर अगर हम सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखेंगे तो वो डायरेक्टली रिटर्न कर देगा, डिस्पाइट के हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट नहीं बल्कि राउंड ब्रैकेट देते हैं, बट उसकी अभी फिलहाल एग्जीक्यूशन की ज़रूरत नहीं है। और इसको रन करने के लिए जिस तरह हम नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हैं फंक्शन के नाम के साथ, उसी तरह हमने यहाँ फंक्शन का नाम ले लिया और इसे कॉल करने के लिए राउंड ब्रैकेट लगा दिया। दो पैरम्स यहाँ पर हमारे पास इसने बता दिया, VS कोड ने डोनेट कर दिया, डिनोट कर दिया, पैरम 1 पैरम 2। टाइप हमारे पास कुछ भी हो सकती है। पहले वाले पे मैंने दे दिया टाइप, नाम दे दिया नूर, और दूसरे वाले पे मैंने दे दिया कुछ भी, यहाँ पर नंबर दे दिया 1 2 3, नॉट स्ट्रिंग, नंबर दे दिया 1 2 3। तो टाइप के हमने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई, इस वजह से ये चल गया। तो ये हमारे पास एरो फंक्शंस की एक बिल्कुल बेसिक रिप्रेजेंटेशन है जो कि इनफ है अभी के लिए। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी जो मैंने शेयर करी थी तो आ जाएगा। हाँ, कंट्रोल+J के थ्रू जो है वो टर्मिनल ओपन भी कर सकता है और कंट्रोल और टिल्डा के थ्रू भी कर सकता है। दस जावा डेवलपर टूल विल डू व्हाट विल डू इट, ये मुझे बता दें आप। क्वेश्चन समझ नहीं आया शायद, माइक पर आकर बोल दें। व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड एरो फंक्शन? नॉर्मल एंड एरो फंक्शंस का डिफरेंस मैंने अभी बताया था आपको, ब्लॉक का और फंक्शन स्कोप का फर्क होता है, दिस कीवर्ड का फर्क होता है जो मैंने असाइनमेंट पे दिया हुआ है, आपका असाइनमेंट है मेनली, और बस इसके सिंटेक्स का फर्क होता है। इसके अलावा कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ इसके स्कोप का फर्क होता है कि दिस कीवर्ड जो है, दिस कीवर्ड, दिस, ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन में चलेगा, नॉर्मल फंक्शन में, बट एरो फंक्शन में नहीं चलेगा। तो ऐसा क्यों है?
जर्नल ओवरव्यू अगर मैं बताऊं तो फंक्शन का जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के नॉर्मल फंक्शंस हैं, तो उसका जो ब्लॉक है, ये फंक्शन जो है ना, ये हमारे पास विंडो ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो जाता है। यानी अगर मैं यहाँ पर दे दूं फंक्शन ट्रायल फंक्शन ट्रायल, और यहाँ पर मैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दूं, ठीक है, और मैं यहाँ पर विंडो का ऑब्जेक्ट दे दूं, तो विंडो का एक बड़ा ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कहीं ना कहीं ये ट्रायल दिख जाएगा हमें। यानी अगर मैं इस तरह करूं, कोशिश करूं, अगर ये हमें दिख जाए तो ये विंडो डॉट ट्रायल हमारे पास आ गया, राइट। तो ये हमारे पास फंक्शन कीवर्ड के साथ जब हम करते हैं तो हमारे पास विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ये ऐड हो जाता है, इसके प्रोटोटाइप पर ऐड हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसी ट्रायल को ट्रायल 2 करके और एरो फंक्शंस के साथ बनाऊं इस तरह से, देन अगर मैं इसे ट्राई करूं विंडो डॉट ट्रायल ट्रायल 2, तो मुझे इसने अनडिफाइंड दे दिया, तो यहाँ पर मुझे इसने वो नहीं वो दिया। ये फर्स्ट इसने अनडिफाइंड एक्चुअली इसलिए दिया था क्योंकि यहाँ पर console.log 1 2 3, अबे यार, खैर यू गॉट द कॉन्सेप्ट। ट्रायल 2 इज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड कॉस्ट, क्योंकि वो हमने यहाँ पर डिक्लेयर ऑलरेडी कर लिया है। तो ये जो है इसका कॉन्सेप्ट है कि फंक्शन कीवर्ड के साथ जो हम लिखते हैं वो विंडो ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो जाता है, और इसके साथ अटैच नहीं होता। इसी वजह से इसके अंदर हमारे पास दिस का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूटेबल होता है, और इसके अंदर एरो फंक्शन के अंदर हमारे पास दिस का कीवर्ड जो है वो अनडिफाइंड होता है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट होता है। बट किस तरह होता है, दिस के अंदर क्या होता है, वो सारा कुछ मैं प्रिपेयर करके आपको बता दूंगा। अच्छा, एनी मोर क्वेश्चन और शुड वी रैप इट अप? यस, खैर हमारे 2 टॉपिक्स रहते थे, बट आई थिंक टाइम इज टू मच। हाँ, अगर टाइम हम इज नेक्स्ट टाइम क्लास में कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। अगर वैसे थे टॉपिक्स वाज आई थिंक मैप एंड सेट व्हिच या वाज और नेक्स्ट क्लास के बहुत ज़्यादा बेसिक्स। टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट क्लास मोस्टली हाँ, हमने बहुत हल्के डिस्कशन था। क्लास ही रखी है, क्योंकि हमें पता था कि जावास्क्रिप्ट जो है वो थोड़ी हैवी हो जाएगी। तो उस पर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने के बाद जिसको जो कॉन्सेप्चुअल इश्यूज हैं या जो कुछ समझने में मसला हो, तो वो मैं और या फरहान हम में से किसी से भी पूछ ले। बाकी क्वेश्चन जो करना है यस, वो फेसबुक ग्रुप से कर ले। और श्योर नेक्स्ट श्योर क्वेश्चन में श्योर। असल या में नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट है आई थिंक, काफी इशू हम लोग आई थिंक मुझे तो होता है, अमूर का मुझे नहीं पता, बट थोड़ा बहुत ग्रास्प करने में इशू होता है इस सिंगल वेट का। तो डिपेंडिंग द रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाँ इसका इशू होगा। पहले आई थिंक इट वुड बी बेटर इफ यू क्लियर आउट ऑल द इसकी फंक्शनैलिटी, और जो भी इन्होंने असाइनमेंट दिया वो क्लियर आउट हो जाएगी, तो ये एसिंग एंड वेट वाली भी काफी हद तक क्लियर आउट हो जाएगी। काफ़ी हद तक क्लियर आउट हो जाएगी। एंड यू हैव सैटरडे टिल सैटरडे, तो 4 दिन है। 4 दिन के अंदर अगर आप एक दिन के एक टॉपिक भी कंप्लीट कर लो तो 4 दिन के 4 टॉपिक तो कंप्लीट हो ही जाएंगे। अगर दिन के 2 घंटे भी आप जावास्क्रिप्ट के दे दो तो एक टॉपिक आपका इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीन है, और इसके बाद सैटरडे को फिर हम इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, और जिसका भी जो क्वेश्चन हो वो फरहान से कर ले, मुझसे कर ले, एंड वी विल बी ग्लैड टू आंसर यू ऑन दैट। सो आई एम जस्ट stopping my screen, and I think it would be enough for today। हाँ सैफुर रहमान, नेक्स्ट में हम एसिंग जावास्क्रिप्ट एक दफ़ा दोबारा समझा दूंगा। इजी है यार, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, समझा दूंगा मैं। और उस्मान क्या कह रहे हैं, इन एरो फंक्शन दिस इज पॉइंटिंग टू इट्स पेरेंट एंड रिटर्निंग द रेफरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नहीं ना, एरो फंक्शन के अंदर दिस जो है वो पेरेंट को कैसे कर रहा है। दिस के अंदर तो अगर आपका एरो फंक्शन अगर किसी बाउंड्री के अंदर है तो वो दिस जो है ना वो उस बाउंड्री को रेफरेंस करेगा, राइट। यानी अगर आपने पेरेंट लिखा है तो लॉजिकली ये बात सही है, एंड रिटर्निंग द रेफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट। हाँ, तो ये बात ठीक है, बट इस चीज़ को आपको थोड़ा बहुत खुद भी एक्सप्लेन करना है और डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे भेजना है। बाकी इसके अलावा 1-2 टास्क मैं और दूंगा जो कि अभी मैंने खुद प्रिपेयर नहीं करे हुए, लेकिन वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कोडिंग टास्क होंगे जो कि आपको सबमिट करवाने होंगे। ऑल राइट, सो दैट वुड बी इनफ फॉर टुडे। वी विल सी यू ऑन सैटरडे नेक्स्ट क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। फरहान रिकॉर्डिंग बंद कर देना। अल्लाह हाफिज़।